आगामी परीक्षाओं की तैयारी आपकी बहुत बेहतर चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए टोटल 25 सवालों का प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पर लाया हूँ। 25 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। दोस्तों अगर आप इसमें 20+ आंसर सही दे देते हैं तो आपका स्कोर बहुत बेहतर माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर इस प्रैक्टिस सेट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल हमसे कहता है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य हेतु राज्यपाल की व्यवस्था होती है। ऑप्शन है इसके अनुच्छेद 214, 153, 164 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है अनुच्छेद 153 के तहत होती है राज्य हेतु राज्यपाल की व्यवस्था। अगर हम बात करते हैं ऑप्शनों की, तो अनुच्छेद 214 के तहत क्या होता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होती है, हाई कोर्ट। बढ़ते हैं अगला कहता है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 के तहत जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल होते हैं वह राज्य के सीएम की नियुक्ति करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति की जाती है, ग्राम पंचायतें करती हैं नियुक्ति। तो ग्राम पंचायत इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन कब किया गया। 4 ऑप्शन आप इसमें देख सकते हैं। तो इसका प्रथम गठन किया गया 10 मई 2011 को। तो 10 मई 2011 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। बात करते हैं ऑप्शनों की, तो 10 मई 2003 को क्या हुआ था, इस दिन राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था 10 मई 2003 को। 3 अक्टूबर 2005 को क्या हुआ था, राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था। दोनों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, लक्ष्मण जी ने अंतिम समय में तपस्या कहाँ की थी। 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, तपोवन, देवप्रयाग, ज्योतिषपुर या फिर केदारनाथ। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है, तपोवन में की थी लक्ष्मण जी ने अपने अंतिम समय में तपस्या। ऑप्शनों की बात करें तो देवप्रयाग में की थी भगवान श्री राम जी ने कहाँ तपस्या की थी, देवप्रयाग में की थी, ये भी पता होना चाहिए। और ज्योतिषपुर क्या है, वाणासुर की राजधानी है। ये किसकी राजधानी, वाणासुर की राजधानी, ये भी मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी। तो कार्तिकेयपुर राजाओं की जो राजभाषा थी वह थी संस्कृत। तो संस्कृत इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों मैं अब ऑप्शनों को इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगला सवाल, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है आपको आपकी एग्जाम में देखने को मिले भी। तो कब बनाया गया, 1902 में बनाया गया। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1902। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भूमिहीनों को भूमि वितरित कराने के लिए संबंधित आंदोलन कौन सा था। जो भूमिहीन थे उन्हें भूमि वितरित कराने के लिए कौन सा आंदोलन था, कोटा खर्रा आंदोलन था। हमेशा याद रखना है, कोटा खर्रा आंदोलन। बात करते हैं ऑप्शनों की। कनकटा बैल आंदोलन, ये किससे संबंधित था, यह था भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये भी पता होना चाहिए आपको। डोलापाल के आंदोलन किसके खिलाफ था, मतलब डोलापाल के आंदोलन किससे संबंधित था, शिल्पकारों से। किससे संबंधित था, शिल्पकारों से, ये भी आपको पता होना चाहिए। शिल्पकार का मतलब होता है दलित लोगों से, उनसे संबंधित था। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, तो इस आंदोलन का जनक कौन था। जो डोलापाल के आंदोलन था इसके जनक माना जाता है हरिप्रसाद टमटा जी को। ये भी याद कर लो आप, हरिप्रसाद टमटा। और इन्होंने ही सन 1911 में, इन्होंने क्या 1911 में जो दलित होते हैं उनके लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट है चिपको, इसको तो आप सभी लोग ही जानते होंगे। यह वन आंदोलन था, पर ये पर्यावरण से संबंधित था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, दारमा एवं और कुंती घाटी के बीच स्थित दर्रा कौन सा है। दारमा और कुंती घाटी के बीच गंगांचल है, नामा है, कुंवारी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दारमा और कुंती घाटी के बीच कौन सा है, नामा दर्रा है। तो नामा दर्रा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शनों की। जो गंगांचल दर्रा है, यह दर्रा दारमा और लस्सर यांगटी के बीच है। किसके बीच है, दारमा और लस्सर यांगटी इसके बीच है गंगाजल दर्रा। और नामा किसके बीच हो गया, दारमा और कुंती के बीच हो गया। ये मैंने आपको बता दिया। और एक और चीज़ है, जो ये गंगांचल है और ये नामा है, दोनों के दोनों एक ही जगह हैं। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, पिथौरागढ़। ये आपको पता होना चाहिए। अगला
अगला ऑप्शन क्या था इसमें, एक कुंवारी दर्रा था। जो कुंवारी दर्रा है ये भी कभी कभी पूछने को आ जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीट आपको दिखेगा कहीं ना कहीं। जो ये दर्रा है यह औली के पास है। किसके पास है? औली के पास है। ये पता होना चाहिए आपको, औली के पास यानी कहाँ पर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? चमोली डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, गोरी नदी किस हिमनद से निकलती है? जो गोरी नदी है वह निकलती है मीलम हिमनद से। मीलम हिमनद कहाँ है? मुनस्यारी में है। कहाँ है? मुनस्यारी में है। डिस्ट्रिक्ट की बात आएगी तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो मीलम हिमनद है ये वाला मीलम हिमनद है जो, यह कुमाऊँ का सबसे बड़ा हिमनद है। कुमाऊँ का सबसे बड़ा। अगला सवाल, गंगानी नामक गर्म कुंड कहाँ स्थित है? जो गंगानी नामक गर्म कुंड है, 4 ऑप्शन उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर या फिर चमोली। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तरकाशी, यहाँ स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ जरूर से लाइक कर देना। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विवि का दर्जा कब मिला? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 25 सवाल आपको पूरे के पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट मिलने वाले हैं। कब मिला था? 1991 में मिला था। कब मिला था? 1991 में। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियाँ ही शामिल होती थी? अविवाहित युवतियाँ किस में शामिल होती थी? मैती आंदोलन में। तो मैती आंदोलन इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन होने वाला है, मैती आंदोलन। इसके जनक थे जो मैती आंदोलन के जनक थे वह थे कल्याण सिंह रावत। और इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1996 से क्या हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब से संचालित है? राज्य में 1 दिसंबर 2018 से संचालित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा आपको आना ही चाहिए। 1 दिसंबर 2018 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो राज्य की सबसे पुरानी नहर आएगी ऊपरी गंगा नहर। तो ऊपरी गंगा नहर इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नगाड़े खामोश हैं, इस नाटक के रचनाकार कौन है? नगाड़े खामोश हैं ये किसने लिखी है? किसने की है रचना? गिरीश तिवारी जी ने की है। तो गिरीश तिवारी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इनका उपनाम क्या है गिरीश तिवारी जी का? गिरदा है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, जय भारत जय उत्तराखंड निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो 4 ऑप्शन है, राजेंद्र धस्माना, लीलाधर जगूड़ी, शैलेश मटियानी या फिर मनोहर श्याम जोशी। तो जय भारत जय उत्तराखंड यह है राजेंद्र धस्माना जी का। तो राजेंद्र धस्माना इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड कब स्थापित हुआ? 4 ऑप्शन आप इसमें देख सकते हैं। 9 नवंबर 2001 में स्थापित हो गया है। 9 नवंबर 2001 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है, बेदनी बुग्याल कहाँ स्थित है? बेदनी बुग्याल की बात आएगी, कहाँ स्थित हो जाएगा? चमोली में स्थित हो जाएगा। बेदनी बुग्याल चमोली में। एक और इम्पोर्टेंट है द्यारा बुग्याल। द्यारा बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में है। द्यारा बुग्याल आएगा तो उत्तरकाशी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बांज के पेड़ को कहा जाता है। तो बांज इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है, हमेशा याद रखना। अगला सवाल, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर है? बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर है? आपको राइट ऑप्शन बताना है चारों में से, काली, सरयू, गोमती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गोमती नदी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? एक तो आपके मन में सीधे आ रहा होगा बागेश्वर, जहाँ कुली बेगार नादेनी की शपथ खाई थी, नदी आ जाएगी सरयू। और दूसरी नदी कौन सी हो जाएगी? गोमती। तो सरयू और गोमती इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी और अलकनंदा, सास बहू। तो सास बहू इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसको याद कर लेना। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो पकड़ो इस वीडियो की लिंक और अपने दोस्त के इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक जहाँ भी वो एक्टिव है, इस लिंक को वहाँ टाप दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्यामला ताल कहाँ है? नैनीताल, उत्तरकाशी, चंपावत या फिर पौड़ी। तो श्यामला ताल कहाँ हो जाएगा? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। तो चंपावत इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और सवाल, ये सवाल लेके आया हूँ दोस्तों मैं आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, पेपरों में देखने को पक्का मिल भी सकता है आपको। तो ये सवाल लेके आया हूँ मैं आपके लिए। मैं कभी भी दोस्तों आपको सवाल देता हूँ
जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होता है। एक बार भी ऐसा नहीं होता कि आप उसका गलत आंसर बताते हैं, 100% आप उसका क्या बताते हैं, सही आंसर बताते हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए आपको अभी बताना है कि चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी, 1857, 1862, 1866 या फिर 1958। 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन राइट है, वो ऑप्शन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको आंसर आता हो तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर कमेंट करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, हिमालय के खस पुस्तक के लेखक कौन है? ये हमसे पूछा गया कि हिमालय के खस किसने लिखी है। तो हिमालय के खस किसने लिखी है? डॉक्टर डी शर्मा ने लिखी है। तो डॉक्टर डी शर्मा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ऑप्शन में और भी महत्वपूर्ण किताबों वाले हैं, जैसे हम बसंती बिष्ट को अगर देखते हैं तो इनकी किताब है नंदा के जागर, इंपॉर्टेंट किताब है इनकी नंदा के जागर, ये हमें पता होना चाहिए। हरिकृष्ण रतुड़ी जी की फेमस किताब कौन सी है? गढ़वाल का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास, इसको ऐसे देख लीजिए। हेमचंद सकलानी जी, इनका पेपर में पूछा जा सकता है, 100% पूछा जा सकता है। विरासत की यात्राएं, इन्होंने कौन सी लिखी? इनकी फेमस है विरासत की यात्राएं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चारों के चार मैंने आपको बता दिए। होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, 4 के 4 ऑप्शनों में आपको बताया गया है इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। राइट ऑप्शन आपको बताना है, तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है गलत युग्म का चयन करना है आपको, जो गलत लिखा गया है। देखो इसमें हमारे 4 के 4 भी कवर हो जाएंगे। सबसे पहले साकेत, देखो साकेत किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। मैथिली शरण गुप्त क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। कामायनी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, ये भी हमारा ठीक हो गया। अब देखो गोदान किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, ये भी ठीक हो गया। लेकिन रंगभूमि महादेवी वर्मा ने नहीं लिखी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। रंगभूमि सही हो जाएगा, जो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि रंगभूमि को किसने लिखा है? इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने, तो इसको भी लिखा है किसने? प्रेमचंद जी ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है मतदाता में कौन सा समास है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो मतदाता वाला क्वेश्चन इसको कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि परीक्षाओं में सेम इसी तरीके से बार बार ये सवाल पूछ लिया जाता है। मतदाता में कौन सा समास हो जाएगा? एक ही बार में याद कर लो, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, कहा सुनी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? कहा सुनी हो जाना, बताइए। परेशान होना, ध्यान न होना, झगड़ा होना या फिर अनसुनी कर देना। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सिंपल सा है, झगड़ा होना। कहा सुनी हो गई कहते हैं जैसे, मतलब उनमें झगड़ा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, इस क्वेश्चन को भी कर लो आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो इसी तरह पूछा जाएगा, मैया मोही ... बहुत खिजायो। अब बताओ, इसमें 4 ऑप्शन है, सखा, सुदामा, राधा या फिर दाऊ। इसमें कौन सा भरोगे बताओ? तो इसमें आपको भरना है ऑप्शन नंबर डी वाला, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, दाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हिंदी का अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी स्त्रीलिंग जो नहीं है। अब देखो इन क्वेश्चनों को पहचानने में, इनके आंसर पहचानने में एक काम किया करो, इसको एक सेंटेंस की तरह यूज किया करो। देखो, मेरे काम में अड़चन आ गई, स्त्रीलिंग का पता चला ना हमें, तो स्त्रीलिंग ये तो हो गया। ये अफवाह किसी ने फैला दी, अफवाह फैल गई, इसमें भी स्त्रीलिंग लग रहा है, गई। देखो, इसकी अपेक्षा कर दी, इसकी अपेक्षा, यानी इसमें भी लग रहा है मुझे, ठीक है। हमें आचरण करना चाहिए, करनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं कहेंगे ना हम, तो आचरण क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इसी तरीके से देखा करो, कोई इसके पीछे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे आप वाक्यों का प्रयोग करना, आपको पता चल जाएगा किसमें स्त्रीलिंग वाला आ रहा है, किसमें पुल्लिंग वाला आ रहा है। जैसे आचरण अच्छा है, यानी लग रहा है कि पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे हम राइट, और यही क्या हो जाएगा हमारा? सही भी हो जाएगा। अगले सवाल में देखो, अगले सवाल में हमसे पूछा है, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछ लिया जाता है, खास करके पूछा जाता था ये UKSSC के द्वारा। UKSSC हिंदी के प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को दे देता था। पर्वतों के समूह को क्या कहते हैं, बताइए। पर्वतों के समूह को हम क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन, टुकड़ी, संग्रह, श्रृंखला या फिर आगार।
तो पर्वतों का समूह क्या कहलाएगा? श्रृंखला कहलाएगा। पर्वत समूह भी कहलाएगा, लेकिन वो तो सिंपल हो जाएगा ना, तो ऑप्शन में कुछ कठिन देंगे, तो उन्होंने श्रृंखला लिखा हुआ है। पर्वतों का समूह कहलाएगा श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब देखो, टुकड़ी किसे कहेंगे? टुकड़ी किसे कहेंगे? सैनिकों के समूह को, सैनिकों या फिर सिपाहियों के समूह को क्या कहेंगे? टुकड़ी कहेंगे। संग्रह किसे कहेंगे? वस्तुओं के समूह को। संग्रह किसे कहेंगे? वस्तुओं के समूह को। और आगार किसे कहेंगे? घरों के समूह को या मकानों के समूह को क्या कहेंगे? आगार कहेंगे। ये चारों के चार मैंने आपको बता दिए। साथ में बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित अनेक शब्दों में के लिए एक शब्द बताओ कह रहा है। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है ना, तो वही हमें यहाँ पर बताना है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दिए गए हैं। देखो, जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहेंगे? अतिथि, आगंतुक, स्वतःगामी या फिर अनाहूत। तो उसे क्या कहेंगे? जिसे बुलाया न गया हो उसे कहेंगे अनाहूत। अनाहूत रिश्तेदार, सॉरी अनाहूत, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिसे बुलाया न गया हो उसे कहेंगे अनाहूत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में हमसे पूछा है अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या होगा? अनुगामी, अनुगामी कौन होता होगा? जो अनुकरण करता है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जो किसी के प्रति आसक्त हो, या फिर किसी के पीछे पीछे चलने वाला। तो अनुगामी होगा किसी के पीछे पीछे चलने वाला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। अब देखो, तीन ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? जो अनुकरण करने योग्य हो उसे कहेंगे अनुकरणीय। उसे क्या कहेंगे? अनुकरणीय। एक बार और मैं लिख के बता देता हूँ। देखो, इसका तो राइट ऑप्शन ये वाला हो गया, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनुकरणीय। अनुकरणीय, इस तरीके से आप समझ जाइए। पहला तो हो गया। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या कहेंगे? आप बताओ। जिस पर अनुग्रह कर दिया गया है उसे कहेंगे हम अनुग्रहित। उसे कहेंगे हम अनुग्रहित। इसको भी याद कर लो। जो किसी के प्रति आसक्त हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम अनुरक्त। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तीनों के तीन इंपॉर्टेंट है। उसे कहेंगे हम अनुरक्त। चारों के चार आपको पता चल गया ना। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो हमसे क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सिंपल सा क्वेश्चन है। आशा, अंधेरा, आंचल या फिर आंसू। तो तत्सम कौन सा हो जाएगा? आशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, आशा। क्योंकि इसका क्या हो जाएगा? तद्भव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में हमसे पूछा है पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? पैतृक, इक प्रत्यय हो जाएगा। इसको याद रखना है आपको। पैतृक में कौन सा हो जाएगा? इक प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति शब्द का सही संधि विच्छेद है? पदोन्नति का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे, पद धन उन्नति, पद धन उन्नति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? पद धन उन्नति, पदोन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अब देखो फिर अगला सवाल। अगले सवाल में हमसे पूछा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। ये भी ज़्यादा कठिन नहीं होते, सिंपल लेवल के होते हैं। शालीनता बिना मोल मिलती है डॉट डॉट, उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। इसमें आपको बताना है इन चारों में से कौन सा मैं उसमें लिखूं, कौन सा शब्द उसमें लिखूं कि ये लाइन सटीक बैठे। शालीनता बिना मोल मिलती है। अब देखो, यद्यपि तो नहीं होगा, तथापि नहीं होगा, अस्तु नहीं होगा, परंतु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। यहाँ पर क्या भरना होगा? मुझे परंतु भरना होगा। शालीनता तो बिना मोल मिलती है, परंतु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। आई होप कि दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो आपकी काम की होगी। अगर ऐसा है तो अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सवाल बार बार रिपीट होता रहता है। साकेत के रचनाकार कौन है? इसको कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दिखेगा तो पेपर में इसी तरीके से दिखेगा। ऑप्शन भी शायद यही मिले आपको। बताओ साकेत के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। बेमेल का मतलब क्या है? जो इन तीनों से अलग है, भिन्न है, उसका चयन कीजिए। ठीक, अब देखो फिर रात्रि, रजनी, निशा, ये तो तीनों एक ही हैं। अलग कौन सा है? दिशा, है ना। ये तो सिंपल ही पता चल जा रहा है हमें। रात्रि भी रात है, रजनी है, निशा है। इससे पिछले प्रैक्टिस सेट में इसके एक पर्यायवाची वाले क्वेश्चन भी आए थे, मैंने आपको बताए थे। देखो दिशा अलग हो गया तो ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे हम राइट वाला। अगला देखो, सुपात्र का विलोम क्या होगा?
नालायक, अपात्र, कुपात्र या फिर कपूत। अब देखो सुपात्र, नालायक और अपात्र तो आप करोगे नहीं, है ना, आपको कन्फ्यूजन होगा इन दोनों में, कुपात्र करूं या फिर कपूत करूं। इसमें आपको क्या राइट करोगे, सुपात्र का विलोम क्या हो जाएगा, कुपात्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ये कब आएगा, ये आएगा सपूत कपूत में। इसको नहीं करना है आपको, ऑप्शन नंबर सी को करना है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। कृतज्ञ का विलोम क्या है, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, बिना ऑप्शन दिए हम राइट कर लेंगे कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं, अगले सवाल देखो। अगले सवाल में हमसे पूछा गया है क्षत्रिय का प्रत्यय क्या होगा। प्रत्यय कहाँ लिखते हैं पहले बताओ, प्रत्यय उपसर्ग लगते हैं आगे, प्रत्यय लगते हैं पीछे। अब बताओ फिर, अब सिंपल लग जाएगा आपको। क्षत्रिय में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, ईय प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ईय हो जाएगा, ईय। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, क्षत्रिय में हो जाएगा ये प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं, अगले सवाल देखो। 18 क्वेश्चन हम यहाँ पर बना चुके हैं, 19 और 20 क्वेश्चन ये रही आपके सामने। अगला सवाल है अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या है। अग्नि परीक्षा देना मतलब क्या होगा, अग्नि परीक्षा देना का मतलब क्या होगा, कठिन परिस्थिति में पड़ जाना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, है ना। अग्नि परीक्षा देना मतलब कठिन परिस्थिति में पड़ना, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। और हमेशा की तरह प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ला देता हूँ, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हो। और मुझे अच्छा भी लगता है, आप लोग हर बार कमेंट करते हो और बिल्कुल सही आंसर कमेंट करते हो। आप जितने भी लोग कमेंट करते हो, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ, उसे देखता हूँ, और किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। आंसर सारे लोग क्या देते हो, सही देते हो। अब आपको बताना है नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा। नौ धन इक होगा, नय धन इक होगा, नाव धन इक होगा या फिर नावी धन क होगा। इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन राइट है। उस ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ए है, बी है, सी है या फिर डी है ना। तो ये वाला क्वेश्चन क्या दे दिया मैंने, आपको दे दिया है। इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर से बताना। तो दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेट की वीडियो यहीं तक है। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलेंगे उत्तराखंड के एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज की वीडियो उत्तराखंड के चंद वंशों से संबंधित होने वाली थी, लेकिन पिछली कई वीडियो में आपने हिंदी के प्रैक्टिस सेट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा, तो मैंने हिंदी के प्रैक्टिस सेट के ऊपर एक और नई वीडियो ये भी बना दी। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने एक दो दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। फिर मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।